हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग कंटिन्यू क्लास जो हमारा सीटेट के लिए चल रहा है, जिसमें सारी थीम हमने कंप्लीट आपको पढ़ा दी है। और ये हमारा जो ऑनलाइन पेपर दिसंबर और जनवरी में जो हुआ है और इस समय जो पेपर कंटिन्यू चल रहे हैं उसी के बेस पे ये सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ठीक है, जितने भी सारे एग्जाम कंटिन्यू चल रहे हैं अभी इस समय फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, उन सबको बेस मानते हुए क्या ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है एनसीएफ का होने वाला है। आप जो पेपर का एनालिसिस देखते हैं, एनालिसिस से आपको एक आइडिया ये लग जाता है कि नहीं क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन आप शुरू में अगर 2-3 पेपर का एनालिसिस देख लिए होंगे तो उसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही आ रहे हैं, कुछ अलग से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो डेली का एनालिसिस देखने से अच्छा भैया कि मैं तो कहूँगा आप डेली देखिए, कोई बात नहीं, उससे आपको एक आइडिया लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना उसको कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए रहेंगे उतने तरीके से आप वहाँ पे सोच सकते हैं किसी क्वेश्चन के बारे में। तो उसी सिलसिले में भैया ये जो हमारा है ये प्रैक्टिस जारी है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ और एनईपी से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन ऑनलाइन में हुए हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए। और एक दो चीज़ें मैं और बता देना चाहता हूँ आपको सर, वो चीज़ें क्या हैं आप थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, एनसीएफ जो है, एक एनसीएफ जो है, एनसीएफ का नाम जो है क्या है, रचनावाद। ठीक है ना। आपको जो नया क्वेश्चन जो देखने के लिए मिल रहा है जो 2022 वाला, उसमें आपको परख नाम से मिलेगा। जो भी आएगा वो क्या आएगा, परख नाम जहाँ होगा। ठीक है, जहाँ पे रचनावाद पे जोर दी जाएगी, किस पे, रचनावाद पे जोर दी जाएगी। जहाँ करके सीखने पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हमारे क्या होंगे, सही होंगे। और जहाँ पे क्या है, मातृभाषा को महत्व दिया जाएगा। एक पॉइंट को थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद इस पेज पे हम आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड हम कर देते हैं। आप यहाँ से देखिए किस किस पे आपको फोकस करना है। हमने कहा मातृभाषा पे, ठीक है, करके सीखने पे, या इसे कह सकते हैं हस्तपरख। ठीक है, रचनावाद, या इसे क्या कहेंगे, सृजनात्मक पे, क्या कहेंगे, सृजनात्मक। देख लेते हैं और क्या कहेंगे इसको, सृजनात्मक पे जोर देना, सृजनात्मक पे जोर देना। रचनात्मक हो गया, सृजनात्मक हो गया। ठीक है ना। कल्पना शक्ति का विकास कराना। ठीक है ना, कल्पना शक्ति का विकास कराना। अमूर्त चिंतन करवाना। क्या कराना, अमूर्त चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना, लेकिन मूर्त से, कहाँ से, मूर्त से अमूर्त की ओर लेके जाना, मतलब मूर्त से अमूर्त तरफ, और अमूर्त चिंतन को बढ़ावा देना। करके सीखने पे जोर देना है ना। हस्तपरक शिक्षा होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित। क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित। हमने आपको अच्छे से पिछली वीडियो में बताया है। मातृभाषा की बात करनी चाहिए। मातृभाषा के बाद स्थानीय भाषा, क्या, स्थानीय भाषा, या इसे कह सकते हैं बोलचाल की भाषा, या इसे कह सकते हैं रोजमर्रा की भाषा। रोजमर्रा क्या कहेंगे, मातृभाषा। ठीक है, क्या कहेंगे, मातृभाषा, स्थानिक भाषा, बोलचाल की भाषा, रोजमर्रा की भाषा। सृजनात्मक, रचनात्मक, अमूर्त चिंतन, हस्तपरख मतलब करके सीखने, बाल केंद्रित शिक्षा, ये सब होनी चाहिए। ये सब जिस ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा वो ऑप्शन क्या होगा, 100% सही होने वाला है। और जो मूल्यांकन की दृष्टि से होता है, किसका होता है, मूल्यांकन की दृष्टि से जो होता है, मूल्यांकन में क्या करना चाहिए, बच्चे का जो आकलन करना है, बच्चे का मूल्यांकन मतलब बच्चे का जो आकलन करना है। आकलन 3 प्रकार का होता है, हमने आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, आपको पिछली क्लास में या नहीं, आपको थ्योरी में बताया हम आकलन। आकलन मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन भैया बच्चा भी करता है खुद से, क्या करता है, बच्चा भी करेगा, अभिभावक भी करेंगे, अध्यापक भी करेंगे और उसके सहपाठी भी करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। कौन कौन करेगा, बच्चा खुद से करेगा अपना, अध्यापक करेगा और अभिभावक भी करेगा, और कौन करेगा, सहपाठी उसके करेंगे। मूल्यांकन इतनी तरह से होगा। ठीक है, जिसको हम पोर्टफोलियो का भी नाम देते हैं।
तो ये बातें आपको ध्यान में रख के क्या करना है, सारे क्वेश्चन को टच करना है। तो और कुछ चीज़ें हैं, और जो मूल्यांकन है, जो एनईपी कहता है, एनईपी क्या कहता है भैया, एनईपी क्या कहता है, इसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और एनईपी में क्या होता है भैया कि एनईपी में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो बच्चे का जो कार्ड जो तैयार किया जाएगा, क्या रिपोर्ट कार्ड, जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा कि राज्य द्वारा, ठीक है, एक तो राज्य द्वारा, एक केंद्र द्वारा, दो तरह से रिजल्ट तैयार होगा, एक राज्य द्वारा, एक केंद्र द्वारा। और इस रिजल्ट में, और भैया इस रिजल्ट में जो एक रिपोर्ट कार्ड जो है तैयार होगा, ये राज्य द्वारा तैयार होगा और केंद्र द्वारा। और इस रिजल्ट में आपका संपूर्ण विवरण लिखा जाएगा, मतलब बच्चे का सभी पक्षों को इसमें क्रमिक रूप से लिखा जाएगा। और ये इसका एक नया स्वरूप भी तैयार किया जाएगा। क्या किया जाएगा, नया स्वरूप भी तैयार किया जाएगा, ठीक है। और जो रिजल्ट का नया स्वरूप होगा ये 360 डिग्री, कितना, 360 डिग्री, मतलब चौमुखी या बहुमुखी कर सकते हैं, मतलब सभी पक्षों को, 360 का मतलब है कि सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाएगा और सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें आपको ये भी बात लिखी रहेगी रिपोर्ट कार्ड में कि बच्चे का व्यवहार क्या है, स्कूल में स्थान क्या है, उसके अंदर नैतिकता क्या है, उसका शारीरिक में क्या बहुत अच्छा है, मानसिक में किस पक्ष पे जोर रहता है, उसके संवेग के बारे में लिखा जाएगा, मतलब सभी पक्षों को लिखा जाएगा, ताकि अगले क्लास में बच्चा जाए तो कोई भी अध्यापक उस रिपोर्ट कार्ड को देख के ये अंदाज़ा लगा सके कि बच्चे को हमको किस तरीके से पढ़ाना है या किन किन शिक्षण विधियों का यूज करना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, अब बताइए इसमें क्या सही होना चाहिए। ये कह रहा है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक। ये बाधक देखो भैया, हमने कहा मातृभाषा को महत्व देना चाहिए, तो बाधक वाला हमारा यहीं से क्या हो जा रहा है, ये गलत हो जा रहा है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। विद्यालयों को बच्चों के अंग्रेजी भाषा के प्रथम, आपको पता है कि अंग्रेजी भाषा प्रथम नहीं है, प्रथम क्या माना गया है, हिंदी, प्रथम क्या माना गया है, हिंदी, ठीक है। और जो मातृभाषा है इसमें स्थानिक भाषा मतलब आपको पढ़ाना है, तो यहाँ से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। बात सही है। आगे आते हैं। चौथा क्या कह रहा है कि द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करना और सीखने में बाधा डालता है। नहीं भैया, ये जो द्विभाषी या जो बहुभाषिकी है, ठीक है ना, ये बच्चों के लिए संसाधन काम करता है। इसके पिछले वीडियो में अभी हम पढ़ाएं आपको, इसके पिछली वीडियो में जिसमें समावेशी बहुभाषिकता बहुसांस्कृतिक था ना, उसी में था बच्चे के लिए संसाधन का रूप में काम करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ बच्चे के लिए संसाधन काम करता है, लेकिन अध्यापक के लिए क्या करता है, चुनौती का काम करता है। क्या करता है, चुनौती, ठीक है। तो पहले का हमारा क्या सही होने वाला है, सी। आइए अगले क्वेश्चन पे। ये एनईपी का सारा क्वेश्चन बड़ा बड़ा होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एनसीएफ देख लीजिए, जिसको थ्योरी पढ़ना भी है तो थ्योरी हमने चैनल पर पढ़ा हुआ है, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में खोलिए शिक्षण पैडागोजी, उसमें पहला वीडियो ही होगा हमारा एनईपी और एनसीएफ, ठीक है ना, तो वहाँ से आप उसको कंप्लीट देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है, गणित की, ठीक है ना, दृष्टिकोण को निरूपित करता है। स्मरण भैया हमको पता है कि रटने पर, एनसीएफ क्या, रटने पर रोक लगाता है, करके सीखने पर रटन प्रणाली, ये मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, हमको आपको बार बार बताएं, रटना नहीं, ये सब आपको पता ही है। कक्षा में केवल शिक्षक एक वचन, केवल से ये गलत हो गया, और केवल देखना भी है कभी कभी किसके रिस्पेक्ट में केवल लगाया, तो दो ऑप्शन तो हमारे यहीं पे गलत हो गए। आइए अगले पे चलते हैं। अगला कह रहा है छात्र पाठ्य पुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों की नकल करना। जब हल किए हुए उदाहरणों का नकल करना तो ज़्यादा सीख नहीं पाएगा। अच्छा, छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं, प्रस्तुत अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं एवं हल कर रहे हैं, मतलब अध्यापक के सामने नए नए प्रश्न ला रहे हैं और उसको हल भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, करके सीख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी
सही हो जाएगा। ये कह रहा है उदाहरण से नकल करना, तो ये कहीं ना कहीं उदाहरण से नियम मतलब नियम से उदाहरण मतलब और ये उदाहरण से नियम, उदाहरण से मतलब कहीं ना कहीं ये आगमन विधि का काम कर रहा है। आगे चलते हैं, आगमन विधि निगमन विधि पे एक वीडियो बना लेंगे। देखिए भैया, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, आपको देखना है कि इसमें से क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। आपको कूट भाषा में दिया, आप इस बात को देख लीजिए। कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 ठीक है के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा के भावी परिवेश की परिकल्पना करता है। भावी परिवेश की कल्पना करता है मतलब दृष्टिकोण, इस बात को भावी परिवेश की कल्पना करता है सीखने के लिए, मतलब करके सीखने के लिए कौन से जो है कि इसमें से ऑप्शन सही है जो कि क्या है प्रभावशाली होगा। स्टार्ट करें। पहला कह रहा है छात्र समूहों में काम कर रहे हैं और वास्तविक जीवन की परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ते हुए प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ खोज रहे हैं। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्या हमारा भैया, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, पहला हमारा सही है। आते हैं अगले पे, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला हमारा सही है, इस बात को याद रखिएगा। बी देखिए क्या कह रहा है कि अभ्यासों को हल कर रहे हैं जो शिक्षक द्वारा, अच्छा छात्र पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों को हल कर रहे हैं, अच्छा जो अध्यापक द्वारा अच्छा जो शिक्षक द्वारा हल किए गए उदाहरणों पर आधारित है, जो शिक्षण द्वारा, ठीक है। अच्छा तो कहीं ना कहीं ये नकल कर रहे हैं, करके सीखने की बात नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये नकल कर रहे हैं। शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं, अच्छा शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं और गलतियों को अधिगम के अवसर के तौर पे देख रहे हैं। गलतियां करना अधिगम का हिस्सा है, ये भी हमारा क्या है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। ठीक है ना, गलतियां अधिगम का हिस्सा है, बच्चे गलतियां कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको कर रहे हैं कि वो अपने शिक्षक अधिगम प्रक्रिया मतलब अपने शिक्षण विधियों पर गौर कर रहे हैं कि हमें इसमें क्या बदलाव करने चाहिए जिससे और बेहतर हम बना सकें। आगे देखते हैं, ये क्या कर रहा है कि छात्र प्रश्नों के हल को श्याम पट बोर्ड के नकल, ये भी क्या कर रहा है, नकल कर रहा है। तो मेरा दो ही ऑप्शन दिख रहा था और उसमें क्या था, हमारा ए था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन मेरा वहाँ सही था, ए सही था, क्या था देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मेरा क्या है सही भैया, यहाँ पे ए सही है, ठीक है, और क्या सही है, सी। ए और सी किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, ए और सी, ए और सी किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ए और सी हमारा दिख रहा है सी वाले में ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चले, आगे आते हैं। ये भी क्वेश्चन लंबा, ये भी कूट भाषा में। NCF और NEP के क्वेश्चन ही थोड़े लेंदी होते हैं। आपको एक एक ऑप्शन दिखा रहे हैं, एक एक करते चलिए और एक एक नोट करते चलिए, ये भी आपका कूट में है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 बल देता है किस पे, स्कूल गणितीय गतिविधि आधारित हो। ऐसे है क्योंकि यह विद्यार्थी को आजीविका कमाने के कौशल के विकास में सहायता करती है। अच्छा होल्ड करिए जरा इसको, तो भैया इसको होल्ड करिए। आगे चलते, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्या को हल करने सुलझने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा भी ऑप्शन क्या है, सही लग रहा है। तीसरा कह रहा है गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभवों उपलब्ध कराता है, ये भी बात सही है। यह प्राथमिक कक्षा में बच्चों को मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है, ये मनोरंजन वाला गलत है। डी हमारा क्या है, डी तो साफ तौर से हमारा क्या है, डी गलत है। और यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन दिया, तीन ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, तो डी तो पहले ही गलत हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा, पहले ही गलत हो जाएगा। डी जैसे ये गलत हो जाए और डी ये गलत हो गया। यहाँ पे तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, गलत। अब AC सही है कि BC सही है, तो सी देखो यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे, तो सी तो 100% सही है। आप देखना बी सही है कि ए सही है, क्या देखना है, बी सही है कि ए सही है। तो चलिए देखते हैं बी सही है कि ए सही है। बी और ए में जो सही होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप देखिए कह रहा है बी सही है कि ए सही है। यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या लग रहा है, कह रहा है कि आजीविका कमाने के कौशल के विकास में सहायता करता है और विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने
और सुलझने के लिए प्रोत्साहित। सुलझने मतलब सुलझाने के लिए प्रोत्साहित। क्या इसमें से दोनों में से आपको क्या सही लग रहा है? दोनों में से भैया आपको क्या सही लग रहा है? दोनों में से क्या सही लग रहा है? तो यहाँ दोनों में से मुझे तो सबसे बेटर लग रहा है भैया ये बी सही लग रहा है। तो इस हिसाब से मेरा बी सही होगा। और बी के साथ साथ क्या सही होना चाहिए? बी और सी। बी और सी तो क्या होना चाहिए? बी और सी। तो ये हमारे पहला ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। बी और सी पहला क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। आइए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब NEP 2020 किसकी सिफारिश करता है भैया? ये बताइए। बहुभाषावाद, एक भाषावाद, मानकीकरण, अच्छा, मूल्यांकन और मानकीकरण। बताइए इसमें क्या सही होना चाहिए? मानकी से ये गलत हो जाएगा भैया, मानकी से ये गलत हो जाएगा। आपको बार बार हम कहते हैं एक भाषा कहीं ना कहीं केवल का सेंस देता है, तो एक ही बच रहा है हमारा फर्स्ट। आइए अगले क्वेश्चन पे। एक साथ दो ऑप्शन को हम दिखाते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में चिंतन तर्कणा एक निश्चित तरीका अन्वेषित है। चरितार्थ की मतलब चिंतन करना और तर्कणा मतलब तर्क करना निश्चित तरीका है, अवशिष्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है? हमको भैया पॉजिटिव ढूंढना है, आपको अच्छी तरह पता है। छात्रों को विशेष अनुशिक्षण देकर, विशेष मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं? समावेशी से अलग ले जा रहे हैं। जबकि क्या इस समावेशी पे जोर दे रहा है? क्या दे रहा है? समावेशी पे जोर देता है, बहुभाषिकता पर जोर देता है, और किस पे जोर देता है? बहुसंस्कृति पे जोर देता है। कौन? NEP और RT दोनों, NEP और NCF दोनों। ठीक है ना? तो ये तो गलत हो गया यहाँ से। अन्वेषण, उपागम, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं और चर्चाओं। देखो यहाँ पे चर्चा भी दिख रहा है, इसकी वजह से ये सही लग रहा है। संबंध जोड़ रहा है, ये भी सही है। अन्वेषण मतलब तीन पॉजिटिव इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी हम होल्ड करके आगे देखते हैं। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन हमको नहीं लगता है, कुछ और होना चाहिए। आइए C और D में। ये कह रहा है कि गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को बार बार पाठ्य पुस्तकों में दी गई समस्या प्रश्नों को हल करना। पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं प्रश्नों को हल करने पर बल देना। तो कहीं ना कहीं भैया ये दोनों ऑप्शन हमको गलत लग रहे हैं। एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा, वो क्या होना चाहिए? हमारा बी हमारा सही होना चाहिए। अब आगे चलते हैं 6 के बाद 7th क्वेश्चन पे। इसमें देखिए 7th क्वेश्चन नहीं है, इसमें हम देख लेते हैं क्या चीज़ें हमारी सही हैं। देखो ये इसमें क्या है भैया कि आपको बता रहा है कि स्कूल को ज्ञान के बाहरी से जोड़ना है। ठीक है, स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ के सिखाना है, पढ़ाई और रोशन प्रणाली से मुक्त कराना है, पाठ्यचर्या केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। ठीक है ना, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। ये सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं? पॉजिटिव हैं। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अवस्थान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को, ये सारे पॉजिटिव हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब हमारी बात आती है भैया, ये क्वेश्चन आपका NCF से। फिर अब बताइए इसमें क्या से होना चाहिए? दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 बढ़ावा नहीं देता है? इसको ध्यान देना है। उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक निजी शिक्षक, ये तो गलत है भैया। अनिवार्य विशेष कक्षा, हाँ। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। आपसे नेगेटिव पूछ रहा है ना, तो भैया नेगेटिव तो फिर यही हो जाएगा। नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव ये हो जाएगा। आपका यही गलत है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अनिवार्य विशेष शिक्षा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक। ठीक है ना, अनिवार्य विशेष शिक्षा। अच्छा आप जरा सा इस पे ध्यान दीजिए भाई साहब कि नेगेटिव तो पूछा है, ठीक है, नेगेटिव तो पूछा है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ और इसमें दिख रहा है हमको।
यहाँ थोड़ा सा भैया आपको ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा ध्यान देना। ये कह रहा है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है, तो अनिवार्य विशेष शिक्षा, यहाँ पे क्या से होगा हमारा, अनिवार्य विशेष शिक्षा, ठीक है ना। अनिवार्य विशेष शिक्षा प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा, विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा के प्रावधान को मान्यता दी गई है। क्या दी गई है, समान शिक्षा की, अनिवार्य शिक्षा नहीं, दिव्यांगनों की बात कर रही है ना, तो अनिवार्य शिक्षा की बात नहीं की गई है, समान शिक्षा की बात की गई है, मतलब समावेशी शिक्षा की बात की गई है। तो अनिवार्य मतलब कहीं ना कहीं अकेले का सेंस दे रहा है, और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, तो सबसे ज़्यादा गलत हमारा ये है, यहीं पे हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारा एनसीईआरटी एनईपी ज़्यादातर सारा क्वेश्चन कूट में दिया रहता है। चलिए सारे ऑप्शन तो हमको लग रहा है एक ही जगह मिल जाएंगे आपको। चलिए ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि गणित ले पूछ रहा है, गणित पाठचर्या का या के महत्वपूर्ण लक्षण या रूपक हैं, गणित के सेंस में पूछ रहे भैया, ठीक है। ये जितने भी सारे क्वेश्चन है एनईपी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हमने लेके आए, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे ईवीएस का हो, चाहे क्या हो, साइकोलॉजी का। चलिए लक्षण के रूप में बताइए क्या है, यहाँ ए और बी, बी और सी ऐसे करके हमारे विकल्प हैं, तो यहाँ पे हमारे क्या सही होने चाहिए क्या सही होना चाहिए भैया, देखते हैं। इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए, अच्छा। इसे क्रियाकलाप गतिविधि पर केंद्रित होना चाहिए, तो सही, बी वाला तो बिल्कुल हमको लग रहा है सही है। इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को शामिल करनी चाहिए, योगात्मक आकलन मतलब समझ रहे हैं साल के अंत में। इसे समझ बोध के अधिक से अधिक मतलब समझ कह रहा है, इसे समझ या बोध में अधिक से ऊपर क्रिया विधियों का और सूत्रों का ज्ञान पर बल देना, अच्छा। अब इसमें तो देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या क्या देना है, क्या क्या दिया है, मतलब अब आप तो बी तो हमने 100% आपको बता दिया, बी सही है। आप बताइए इसमें से क्या सही होना चाहिए। बी तो सही है, बी तो हमने पहले बता दिया क्या बी सही है, तो यहाँ देखो बी केवल सही दिख रहा है, यहाँ ए और बी दो चीज़ें दिख रही हैं, बी केवल सही दिख रहा है और ए और बी दोनों सही दिख रहे हैं, तो बताइए क्या सही होने चाहिए। तो यहाँ से केवल क्या है भैया, केवल 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 बी के साथ ए भी है, बी के साथ ए बी भैया। अब बताइए क्या सही होना चाहिए। यहाँ पे क्या सही होना, बी तो 100% सही है, और ए देखिए ये कह रहा है सुसंगत होना चाहिए, सुसंगत मतलब अच्छा होना चाहिए ये कह सकते हैं, और महत्वाकांक्षी, तो ए और बी यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ए और बी किस ऑप्शन में, ए और बी आपके ऑप्शन सी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कितने भैया, ये क्वेश्चन 9 है, ये प्रश्न संख्या 9 है, ठीक है। आपको यहाँ 10 दिख रहा हो क्योंकि हमने एक जो है ग्राफ लिया था आपको मतलब समझाने के लिए। चलिए अब बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशित, सबको पता है मातृभाषा, इसमें कुछ बात नहीं है, ये घटिया क्वेश्चन आ गया था। चलिए इस पे जरा कोशिश करिए, तो ये बताइए क्या होना चाहिए कि मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है भैया। मूल्यांकन हम बताते हैं कि मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चे के अधिगम को जान सकें, और जो चीज़ हम सिखाए हैं वो कितने हद तक सीखा है इस चीज़ को पता लगाने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं निदान करने के लिए, मतलब कारणों का पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम, ये मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा कहाँ तक सीखा, किस हद तक सीखा, कितना सीखा, जितना हमने सिखाया उसकी पूर्ति हुई कि नहीं, जिस उद्देश्य के लिए सिखाया उस उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं। रटने तो पहले ही गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब, रटने पहले ही गड़बड़ हो जाएगा। याद करना गड़बड़, पूरे देश में बच्चों की तुलना से ही गड़बड़। हम बताते हैं कि कभी भी विद्यार्थियों की तुलना नहीं करना है, एनसीईआरटी कहता है, एनईपी कहता है, कभी भी समावेशी कक्षा भी कहती है किसी भी विद्यार्थी में तुलना नहीं करना है, और व्यक्तिगत विभिन्नता भी कहता है किसी बच्चे के अंदर तुलना नहीं करना है, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग होते हैं, सबके अंदर पाई जाती है व्यक्तिगत विभिन्नता, तो सबके सीखने समझने सोचने की शक्ति क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस हिसाब से हमारा क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए
लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा सा आपका दिमाग खाएगा कुछ समय तक, लेकिन फिर भी इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि कूट में नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एक ऑप्शन को काटते चलिए, पढ़ते चलिए। ये क्या कह रहा है भैया कि राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 गणित पर आधारित प्रश्न को आकलन की अपरिष्कृत विधियां, आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन में व्याख्या करता है? चलिए पॉजिटिव ढूंढना है हमको, तो ऐसे ही पता है साफ साफ। देखते हैं क्या होने वाला है इसका आंसर। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भैया कि गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल समस्या समाधान, केवल नहीं भैया, केवल से गलत हो गया, समस्या समाधान हेतु कार्य विधि और अभिकलन कौशल को समाविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत। केवल नहीं, केवल समस्या को समाधान नहीं करते हैं, दैनिक जीवन के बारे में भी बात की जाती है। दूसरा कह रहा है कि केवल रचनात्मक आकलन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट यहाँ क्या लिख दिया है? केवल लिख दिया है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, 2 ऑप्शन गलत हो गए, तीसरा देखते हैं। अभिकलनीय कौशल गणित शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है, अतः गतिविधियों द्वारा मूर्त सामग्रियों का उपयोग करते हुए अभिकलन द्वारा पढ़ाना चाहिए, मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाना चाहिए, ये सही है। और किसके साथ? गतिविधियों के साथ शामिल करना, ये भी सही है। ये तो अच्छा लग रहा है, फिर भी हम डी को पढ़ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित में अभिकलनीय कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, उच्च स्तर कक्षाओं पर बल देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यही हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन, दिक्कत ये है कि सारे क्वेश्चन लेंदी होते हैं एनसीएफ और आरटीई के, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तो क्षण भर में भी खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। कह रहा है रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार देखना है क्या पॉजिटिव है। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्याएं एवं संख्या अवधारणा सीखना है और उच्च उद्देश्य को मापन सिखाना है। उच्चतर उद्देश्य का मापन, ये उच्चतर उद्देश्य के लिए सिखाना है क्या? गणित हम पढ़ाते हैं क्या उच्चतर उद्देश्य के लिए? गणित हम इसलिए पढ़ाते हैं बच्चे के अंदर कि अमूर्त सोच विकसित हो सके, ठीक है ना, और इसलिए सिखाते हैं ताकि वो सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो सके, इसलिए हम गणित सिखाते हैं प्राथमिक स्तर पे, ठीक है, ना कि उसको उच्चतर कक्षा के लिए सिखाते हैं। इसलिए हमको लग रहा है गलत होना चाहिए यहाँ पे। आगे चलते हैं, सबसे पॉजिटिव ढूंढना है ना। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिशुद्ध परिकलन और उच्चतर उद्देश्य, फिर यहाँ पे भी उच्चतर उद्देश्य दे दिया, ठीक है, और परिशुद्ध मतलब विधिवत तरीके से बात कर रहा है, अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधित कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान कौशल देखो यहाँ पे, समस्या समाधान कौशल विकसित करना, कौशल को विकसित करना है। संकीर्ण से संख्या संबंधित कौशल विकसित करना, यहाँ कौशल का मतलब होता है कि सही गलत नेगेटिव पॉजिटिव हर एक चीज़ पर विशेष ध्यान देना है, समस्या समाधान कौशलों को विकसित करना है। ये मुझे उन दोनों से बेटर लग रहा है। उन दोनों में क्या था अंतर, हम अभी दिखा रहे हैं। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य गणितीय भाषा को विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य इबारती प्रश्न की बात खत्म कर दो। यहाँ पे इबारती मतलब होता है कि शब्द वाले प्रश्न को करना। देखो यहाँ पे भैया हम जो है कि ये हमारा यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा ध्यान, डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब बात बची हमारी, हमने बताया कि ये उद्देश्य यहाँ पे दिखे है उच्चतर उद्देश्य मापन मतलब मापने की वजह से ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। उच्चतर उद्देश्य कलन कहीं ना कहीं वो भी कलन का मतलब मापन का ही सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है हमारा सी, उसे हो जाएगा क्योंकि कौशल यहाँ पे दिया है। चलिए अगले में चलते हैं, ये छोटा क्वेश्चन है, तुरंत कर लीजिए इसको। रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार बहुभाषी कक्षा
कि अध्यापन करते समय अध्यापक को कौन सा सिद्धांत ध्यान में रखना है। अध्यापक के लिए भैया चुनौती होती है, किस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देना है, इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो बच्चों की भाषिक निपुणता अधिक से अधिक अवसर देने से समृद्ध होगी। मतलब बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देंगे तो जो उनकी भाषा निपुणता होगी वो सही हो जाएगी। अच्छा, कक्षा में भाषिक विविधता किसी भी भाषा के अध्यापन में अवरोध पैदा करता है। अवरोध नहीं पड़ता भैया, ये संसाधन के रूप में काम करता है। तो कह रहा है कि समय अध्यापक को कौन सा सिद्धांत ठीक है। बच्चे में ड्रिल वाला हमेशा गलत हो रहा है। आपको याद रखिए, ड्रिल और अभ्यास ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, गलत हो रहा है। भाषा बच्चे की सांस्कृतिक और सामाजिक अस्मिता से बनती है। सांस्कृतिक और सामाजिक अस्मिता से बनती है। भाषा बच्चे की सांस्कृतिक और अस्मितिक क्षमता से बनती है। हाँ, तो कहीं न कहीं बहुभाषिकता का सेंस दे रहा है। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग आएंगे तो सबकी भाषा क्या होगी, अलग अलग। तो ये डी क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं भैया आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा। अभी काफ़ी क्वेश्चन हमारे पड़े हुए हैं, अभी आधा घंटा हुआ है। बताइए यहाँ पे क्या सही होना चाहिए। एनसीएफ को रिस्पेक्ट में एनसीएफ को देखना और मूल्यांकन, मैंने बताया मूल्यांकन सभी करते हैं। ठीक है ना। शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जानी चाहिए, कहीं ना कहीं योगात्मक मूल्यांकन है। वो भी कौन सी होनी चाहिए, औपचारिक। औपचारिक मतलब जो बस पढ़ाया, लेकिन क्या करना, जो पढ़ाया उसका भी मूल्यांकन करना, जो नहीं पढ़ाया उसका भी मूल्यांकन करना है हमको। ठीक है ना। और ये क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, ये कह सकते हैं, ये बात हम कह सकते हैं। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाना, मतलब कम समय में बच्चों का प्रगति का पता लगाना कि बच्चे कहाँ तक सीख पाएँ, मतलब कहीं ना कहीं सतत मूल्यांकन का सेंस दे रहा है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। शैक्षिक मतलब समझ रहे हैं कि बस जो पढ़ाए हैं। एक होता है सहशैक्षिक, एक होता है केवल बस क्या, शैक्षिक। शैक्षिक मतलब जो पढ़ाए उसका भी ध्यान देना है, जो नहीं पढ़ाए उसका भी ध्यान देना है। और शैक्षिक मतलब बस जो पढ़ाए बस उसका मूल्यांकन करना है। शैक्षिक मतलब बस जो पढ़ाया गया उसका मूल्यांकन, शैक्षिक मतलब जो पढ़ाया गया उसका भी मूल्यांकन, जो नहीं पढ़ाया गया उसका भी मूल्यांकन। लेकिन वो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत। अगर सतत मूल्यांकन होगा तब बच्चे के अंदर रचनात्मक सोच हम विकसित कर सकते हैं। सतत मतलब होता है लगातार मूल्यांकन, सतत मतलब लगातार। सतत का सबसे बड़ा सेंस ये होता है कि कम समय में जो आकलन किया जाए वही क्या कहलाता है, सतत मूल्यांकन या सतत आकलन। ठीक है। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक नहीं देना भैया। रैंक देने का मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं आप, तुलना कर रहे हैं। ठीक है। एक ही ऑप्शन हमारा दिख रहा है बी, वही क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। बी क्या है हमारा 100% सही था। आइए, 4 ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, 2 ही ऑप्शन हम एक बार में देखते हैं, 3 ऑप्शन देख लेते हैं, एक लास्ट में देख लेंगे। गणित, यहाँ से पढ़िए, गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गणित मात्र अंगणित है, मतलब कहीं ना कहीं केवल। ठीक है ना, कहीं ना कहीं केवल का सेंस दे रहा है। अब बताइए अगला पढ़ते हैं। कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में औपचारिक कलन विधि औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक भी होना चाहिए। अभी हम पीछे पढ़े हैं। ठीक है, अभी हम पीछे क्या पढ़े हैं कि औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है भैया, आप पढ़े होंगे औपचारिक, और एक होता है अनौपचारिक। ठीक है। अनौपचारिक का मतलब होता है अर्जन। ठीक है। औपचारिक का मतलब होता है अधिगम। इस बात को आप लोग भली भांति जानते होंगे, नहीं जाएंगे तो आप लोग देख लीजिए प्लेलिस्ट पे जाके। अधिगम में सभी चीज़ें क्या होती हैं, निश्चित होती हैं, और इसमें क्या होता है, अनिश्चित होती है। ये कहीं भी कभी भी किसी से भी सीख लिया जाता है, और इसके लिए निश्चित समय, निश्चित पाठ्य पुस्तक, निश्चित विषय विशेषज्ञ, सारी चीज़ें निश्चित होती हैं। ये विद्यालय आधारित होता है, और ये कहीं भी कभी भी किसी से भी सीखा जा सकता है। इसलिए ये भी क्या होगा, हमारे हिसाब से ये भी क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। आगे चलते हैं। दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से, ये तो बल्कि अच्छे लग रहा है भैया, गणित के प्रासंगिक बनाया जाए। हाँ, ये बात तो सही है, इसको होल्ड करते हैं। ये कह रहा है कि वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है, यही एनसीएफ बार बार कहता है।
प्राथमिक स्तर पर केवल गणित, खेलों और क्रियाकलापों पर बल देता है। केवल के सेंस से हटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनसेप किस पे जोर देता है भैया, ये क्वेश्चन अभी हम पढ़े हैं। एक भाषा वहाँ पे क्या हो जाएगी थी, एक भाषा को हम वहाँ पे गलत माने थे, और निर्देश भी क्या हो जाएगा गलत, ये भी हो जाएगा गलत। अभी कुछ देर पहले आया था बहुभाषावाद था, वहीं पे लिख के क्या आ गया है, बहुभाष्यता। क्या आया था उसमें, बहुभाषावाद, अब क्या आगे लिखे वहीं पे, बहुभाष्यता। चले आगे, ये 18 नंबर का क्वेश्चन आपका। एनसेप किस पे बल देता है, लचीला बहुस्तरीय, बहुस्तरीय मतलब बहुभाषा, ठीक है, अधिगम पे, ठीक है, ये बातें सही हैं। बच्चे के केवल संज्ञानात्मक, एक ही पहलू पर ध्यान देगा। राष्ट्रीय पाठशाला के मानकीकरण से ये गलत हो जाएगा, बच्चों के स्मरण से ये गलत हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारा, वो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, फिर ये आगे बढ़ा करिए, ठीक है। यहाँ पे हम 3 ऑप्शन को एक साथ ले रहे हैं, चौथे को बाद में देख लेते हैं। मूल्यांकन, मूल्यांकन की बात अभी हम किए, बार बार करेंगे नहीं भैया, बस ऑप्शन पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए, ठीक है, ये तो अच्छा लग रहा है। विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों की तुलना से ये गलत हो गया। विद्यार्थियों की सीखने में कमियों व अभाव ताकि उसकी असफलता की पृष्ठ पहचान जा सके। अच्छा, इसको होल्ड रखिए भैया, विद्यार्थियों की सीखने में कमियों और अभाव ताकि उनकी असफलता की पृष्ठ को पहचानी जा सके, ये भी होल्ड रखिए इसको। अब आते हैं अगले पे, चलते हैं। चौथा क्या कह रहा है मेरा, तीसरा को होल्ड किए, रटन क्षमता की जानकारी, विद्यार्थी के रटन, ये भी क्या है, गलत है। अब बात बची हमारी किस में, बात बची है भैया बी, ए और सी में। 2 तो ऑप्शन गलत हो गया। अब बताइए ए और सी में क्या सही होना चाहिए, देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, ए और सी में क्या सही होना चाहिए, ठीक है, ए और सी में क्या होना चाहिए। तो आपको अच्छी तरह पता है भैया कि एनसीएफ हमेशा कहता है कि, और एनईपी क्या कहता है, बाहरी जीवन के साथ जोड़ क्या करना है, पढ़ाना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये पता कर रहा है कि सहायता दी जाए, कक्षा व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए। जब आपको पता होगा तभी ना, तो कहीं ना कहीं पता करके आप सोच रहा है कि बच्चों को कैसी सहायता दी जाए। चलिए, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे भैया कि छात्रों को, ये भी एनसीएफ की बात कर रहा है, गणित में आकलन के लिए किसको सम्मिलित किया जाना चाहिए, ये श्रेणीबद्ध लिख रहा है। छात्रों की संकल्पनात्मक और समस्या कौशल को, छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधित प्रगति, अर्जन की बात किया है, कहीं ना कहीं केवल एक की बात कर रहा है, ठीक है। देखते हैं अगले पे आते हैं। कार्य विधियों और सूत्र ज्ञात की परख हटा दो। छात्रों की त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता, छात्रों की त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता। देखिए भैया यहाँ पे तो आपके एक तो पहला ये गलत हो गया, सी ये गलत हो गया, अब बचा है बी और डी। अब बताइए बी और डी में क्या कह रहा है, छात्रों की त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता, त्रुटि मुक्त, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि छात्रों के संकल्पना समझ और समस्या समाधान कौशल की अर्जन संबंधित। कहीं ना कहीं बस केवल एक सेंस का बात कर रहा है, तो यहाँ हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से, और ये क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा, ठीक है ना। छात्रों की त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता की परख हमने बताया, जहाँ पे परख आ गया वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे परख वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यहाँ अर्जन बस कह रहा है, अगर यहीं पे अधिगम और अर्जन दोनों की बात होती तो बात हमको समझ में आती। चलिए 20 की बात आते हैं 21 वाले में। अब बताइए यहाँ पे क्या सही होना चाहिए। बदलाव का प्रस्ताव, शिक्षा नीति 2020 किसका, और बदलाव की बात कर रहा है भैया। रटन छोड़ दो, ये तो अपने से ही मानकृत 2 तो ऐसे ही बिना कहे हमारा ये गलत हो जाएगा, मान की तरह से ये रटने पे ही है।
अब ये सीखना कि कैसे सीखना, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, ये भी गलत। जो आप इस समय हो रहा है ना कि जो आप सीख रहे हैं कैसे सिखाया जाए, ठीक है ना। किस लिए सिखाया जा रहा है ये भी पता करना, किस लिए सिखाया जा रहा है या क्यों सिखाया जा रहा है ये भी, और कैसे सीखना, सीखना है तो कैसे सीखना है, किस लिए सीखना है, किसके लिए सीखना है या क्यों सीखना है, इस बात पे विशेष जोर देता है क्या, NEP 2020। आगे बढ़े, बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। आइए, ये क्या कह रहा है भैया कि पूरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं इतना कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने मतलब बेहतर बनाने के लिए दी गई है, मतलब सिफारिश की जाती है, सिफारिश में से एक सिफारिश निरूपित है। मतलब आपको बेहतर तरीके से कंटेंट नहीं, आपको बेहतर तरीके से पढ़ाना है, और कैसे पढ़ाना है उसमें से किस बात की सिफारिश की गई है, इस बात को इसमें क्या करना है आपको खोजना है। तो चले स्टार्ट करें, चलिए। पहला दिख रहा है आपको कि आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थियों के प्रकृत्यात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीकरण योग्यता की परख हो। क्या दिखा भैया, परख हो। लेकिन परख तो दिख रहा है, बात सही है, ठीक है, परख दिख रहा है, परख का हमने आपको विधिवत तरीके से बताया कि परख पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं मतलब अगला कह रहे हैं कि अगले ऑप्शन पे कि शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि वे विद्यार्थियों को गणित ओलंपियाडों के बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता करें। अच्छा, ओलंपियाड, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, थोड़ा देखते हैं आगे। आगे कह रहा है कि भैया गणित पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विद्यार्थियों को अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना, गणित को लोकप्रिय करने के लिए ध्यान मतलब युवाओं की रोजगार पाने की योग्यता को बढ़ाने पर स्थानांतरित। तो ये तो दोनों हमको भैया गलत लग रहे हैं। अब बात आके फंसती है ओलंपियाड का, मतलब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। मैट्रिक के हिसाब से एक ही दिख रहा है, वो क्या है, पहला वही हमारा क्या हो जाएगा सर, जिसमें इसमें दिया है परख की बात की गई है। आते हैं 22 के बाद हमारा आता है 23। क्वेश्चन अभी काफ़ी हैं, थोड़ा धैर्यता बना के आप रखिए, ठीक है। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, मतलब बेहतर। तो उच्च गणितीय गुणवत्ता गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न हो। ये कोई बात थोड़ी हुई कि जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न हो, ठीक है, ये तो हमको भैया गलत लग रहा है। गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के लिए विकल्प मुहैया कराएं, ठीक है। गणितीय शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के लिए विकल्प मुहैया कराएं कैरियर के लिए। तो एनसीएफ कहीं कैरियर की बात नहीं करता है, एनसीएफ 2005 कहीं कैरियर की बात नहीं करता भैया, ठीक है, ये कैरियर की बात कहीं नहीं कर रहा है भैया। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे, देखते हैं भैया ये दिया सही है हमारा कि गलत है। सभी विद्यार्थियों को गणित सीख सके, गुड, और सभी विद्यार्थियों को सीखने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा, ये सबसे अच्छा है। ओलंपियाड मतलब आप समझ गए, प्रतियोगी परीक्षा, ओलंपियाड, ठीक है, ओलंपियाड का मतलब होता है, आप समझ जाए कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो ऊपर, इसलिए हमने काट दिया वहाँ पे। तो यहाँ का एक ही ऑप्शन बेहतर दिख रहा है, वो क्या है हमारा सी। क्या है भैया, सी। आइए अगले ऑप्शन पे देखते हैं, अगले विकल्प। आप देखिए इसमें कह रहा है एनसीएफ 2005 के साथ निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस पाठ्यपुस्तक के बारे में सही है। ईवीएस पाठ्यपुस्तक मतलब पर्यावरण के साथ जोड़ के सिखाना है आपको। पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान की एकीकृत भाई कह दिया, क्या कह दिया, एकीकृत कह दिया आपसे। तो एकीकृत से तो यही हटा दो, गलत हो जाएगा। एकीकृत का या मानक का या मानकीकृत, जहाँ स्टैंडर्ड की बात आएगी वहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। एकीकृत रूप से प्रस्तुत किया, एकीकृत मतलब कहीं केवल का सेंस देता है। ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयक एकीकरण है। फिर एकीकरण, एक विषयक, वो भी एक विषयक, ठीक है, एकीकरण विषयक, एकीकरण या एकीकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा।
अगला ऑप्शन क्या कह रहा है भैया, इसमें कह रहा है कि एकीकरण, ये भी बात किसी कर रहा है एकीकरण, यहाँ पे भी बात है, तो मतलब देख रहे हैं हम कि एकीकरण हर जगह लिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब कुछ हम क्वेश्चन ऊपर नहीं, ये कह रहा है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण। अच्छा, और ये कह रहा है ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण, विज्ञान और पर्यावरण का एकीकरण। ठीक है, ये कह रहा है कि आप पाठ्यक्रम के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, यही सही भैया, इसमें सारे आ गए। जो पहले एकीकृत उपागम चल रहा था उस ऋषिकेश सेनापति, प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति के द्वारा जो पहले का एकीकृत उपागम था, उसमें क्या है सामाजिक विज्ञान की अवधारणा चल रही थी, जिसमें क्या थी कि अलग अलग बुक सबको पकड़ा दी जाती थी। इसी अवधारणा को ख़त्म करते हुए एनसीएफ 2005 आया, और एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया कि एक होगी पर्यावरण की अवधारणा चलेगी, और इसी पर्यावरण की अवधारणा के अंतर्गत सारे सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, कुछ भी हो, सबको जोड़ के पढ़ाया जाएगा केवल एक ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से हमारा ये क्या हो जाएगा, सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे। किस पे जोर देता है भैया, लचीला पे जोर देता है और बहुभाषिकता पे जोर देता है। रटने से ये काम खत्म, गैर से ये काम खत्म, मानकृत से ये खत्म, तो एक ही बच रहा है, ये हमारा हो जाएगा क्या, सही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। आइए अगले पे, रूपरेखा अनुसार क्या है, फिर वही बात, इसमें बच्चे और अध्यापक दोनों सक्रिय होंगे, कहीं ना कहीं ये बाल केंद्रित शिक्षा पर चलेगी। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री, निष्क्रिय कहाँ भैया, बच्चे अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं, विनियमित करने की क्षमता नहीं रखते हैं। ओफ, तो ये तो बात नहीं होनी चाहिए। रटने पे तो बिल्कुल नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चले, 27 बात आ गई भैया, आप 27 पे, ये है थोड़ा कूट वाला, इसलिए दिमाग लगाना है। पहले पढ़ लीजिए ऑप्शन को। पहले क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 किसकी सिफारिश करता है। अब देखना है कौन कौन सी दो सिफारिश ऐसी हैं जिसकी की जा रही है। सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होनी चाहिए, सुनिश्चित सीमाएं होनी चाहिए। अच्छा, रट कर सीखने पे हतोत्साहित, हाँ रट के सीखने पे हतोत्साहित करिए, ये तो बात सही लग रही भैया। रट के सीखने पे क्या करना, हतोत्साहित, तो ये बातें क्या हो जाएंगी हमारी, सही हो जाएंगी। किताब शिक्षा के प्रस्थान, अच्छा, स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है, बी और डी तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम कि ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। बी और डी बिल्कुल सही है, तो डी दिख रहा है बस हमको इसी में, डी कहाँ दिख रहा है भैया, इसी में दिख रहा है, इसके साथ क्या है, बी और डी के साथ साथ सी भी क्या हो जाएगा, तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, और लेकिन देख लेते हैं भाई साहब कि डी और सी को तो हमने बिल्कुल सही किया था, बी और डी को, और सी हमारा क्या है, किताब शिक्षा का प्रस्थान करना, प्रस्थान मतलब इसका स्थान चेंज करना है। ठीक है ना, डिपार्ट, ठीक है, इसके जगह और भी चीज़ें ला के रखनी हमको, अलग चीज़ों। ये क्या कह रहा है भाई साहब, एकीकृत करता, कह रहा है एबीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न विचार प्रस्तुत को आपस में एकीकृत करता है। कह रहा है विचार वस्तुओं को आपस में, तो एक ही में चलेगी, तो पर्यावरण की अवधारणा है। देखो यहाँ सामाजिक, यहाँ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान छूट गया एक ठो, विज्ञान समाज विज्ञान भाषा एवं गणित, ठीक है, विज्ञान समाज विज्ञान पर्यावरण, यही तो हमको लग रहा है होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें पर्यावरण भी है, विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी है, सारे कुछ इसमें हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो भैया 27 क्या होना चाहिए, 28 का सी। ये कूट वाला है, प्रस्तावित करता है, क्या प्रस्तावित करता है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, क्या बात है, गुड। प्रस्तावित करता है कि विद्यालय की पाठ्यचर्या के विषय वस्तु में कटौती, बात सही है, कटौती की गई है, पहले ज़्यादा था, अब क्या हो गया, कम हो गया। विद्यालय की पाठ्यचर्या में लचीलेपन में वृद्धि, गुड। रटंत अधिगम को महत्व देना, नहीं 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 नहीं। विवेचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक मतलब होता है सही और गलत,
लाभ और हानि, विशेषता, महत्व, सभी विशेष पक्षों को क्या करना, ध्यान देना, विवेचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो कहीं ना कहीं पे हमारा फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ, दिख रहा है हमको इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अब चलते हैं भैया सीधे सीधे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, 29 था तो 30। अब बताइए, आकलन के लिए बताइए भैया, अंतर्निहित सिद्धांत, मुख्य रूप से रटन कौशल का परीक्षण, केवल विषय वस्तु अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूल करना। अच्छा, इसको होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा इस वाले को भी देख लेते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास अनुकूल, और कह रहा है कि विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में, कहीं न कहीं योग किसका सेंस दे रहा है, योगात्मक का। तो योगात्मक मतलब गलत होता है, सतत हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो इस हिसाब से हमारा सी सही होना चाहिए। चले आइए, दो ऑप्शन को देखते हैं। प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है, छात्रों को संलग्न मतलब व्यस्त करने में सहायक हो सकती है, अन्वेषण भी। कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए। ये तो कोई बात है नहीं भैया, कैलकुलेटर यूज नहीं करना सर, दिमाग कैसे लगाएंगे। पेपर पेंसिल की कलन को समाप्त कर देना चाहिए, पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए, पेपर पेंसिल नहीं, ऐसा भी कुछ है नहीं। तकनीकी का उपयोग गणित के अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य भैया बनाने के लिए किया जाना चाहिए, ये सही है। और ये एक अच्छा में सैम्पट को स्मार्ट में, ये कहीं ना कहीं रटने में जोर दे रहा है, एक ही ऑप्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 31 वाला सही हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, 32। ये भी सिंगल ऑप्शन है, तो काटते हुए चलते रहिए एक तरफ से, दो ऑप्शन एक साथ। ये देखिए हिंदी में लिखा है, 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है, छात्र प्रश्नों का हल पेपर पेंसिल तकनीकी से, पेपर पेंसिल गलत है भैया। सूत्र और कार्यविधि पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ ले, सूत्र नहीं, रटने पे जोर नहीं देगा। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसे देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं। ये वाला ऑप्शन कहीं पीछे सही हुआ था। और गणित के परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं, गणित में, अच्छा परीक्षा में केवल, ये वाला बात सही हो जाएगा भैया, ये हमारा सही हो जाएगा, सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, ये सही किए थे क्या अभी हम, नहीं, 33। आइए यहाँ से पहले क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। ये कह रहा है गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोली होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा और तकु आकार क्या होता है, तकु आकार हो गया। ठीक है, छोड़ते हैं, आते हैं ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कुछ तो समझ में आ जाए, क्योंकि हम पॉजिटिव ढूंढना है एनसीएफ के अनुसार। कह रहा है प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय के शिक्षकों में पारस्परिक संवेद संप्रेषण नहीं, संप्रेषण होना चाहिए भाई, ऐसा बात नहीं है, संप्रेषण होना चाहिए, संप्रेषण। गणित पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का परिचय कठिनाई से श्रेणीबद्ध कर रहे हैं आप, अलग बांट रहे हैं भैया, क्यों अलग कर रहे हैं भाई साहब आप, बार बार अलग। गत वर्षों में बहुत से नए विषयों के समावेशन से गणित पाठ्यक्रम के परिणाम में वृद्धि, नए ला रहे हैं भैया आने वाले समय में। पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई है, जिसके कि नए विषयों का समावेशन किया जा सके, उच्च। तो ये वाला क्या हो जाएगा भैया, हमारा सही है, क्योंकि कुछ न कुछ विषय वस्तु क्या कही है, कमी की गई है। कूट वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ईवीएस सीखने का वर्णन करती है अनुसार पर्यावरण के ज्ञान और कौशल की प्राप्ति। अच्छा ठीक है, पर्यावरण
तीन ही ऑप्शन, चार ठो ने, चारों पढ़ लेते हैं। अधिगमकर्ता के विचार और कौशल को साझा करना, अधिगमकर्ता के विचार और कौशल को साझा करना, ठीक है, ये भी है। प्रेषित की जा रही है जानकारी प्राप्त करना, अधिगम द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ये तो मुझे सभी सही लग रहा है यार। अब देखते हैं सभी में कोई ऑप्शन है क्या। सभी में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि क्या इसमें से हमारा गलत होगा। थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं एक बार फिर। पर्यावरण के ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, पर्यावरण के ज्ञान और कौशल की प्राप्ति। अच्छा, क्या क्या इसमें से दिख रहा है, कोई एक हमको देखना चाहिए पहले कि इसमें से क्या है ना, तो इस हिसाब से चलो देखते हैं क्या सही होना चाहिए। यहाँ से हम कह सकते हैं भैया कि ज्ञान, ये तो 100% मेरा सही लग रहा है। अधिगमकर्ताओं के बीच विचार और कौशल को साझा करना, ये भी 100% हमको लग रहा है सही है, 100%। और ये भी क्या है, 100% सही, क्योंकि यहाँ सक्रिय है। अब बात आती प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, प्रेषित इंफॉर्मेशन, हमारे हिसाब से ए बी और डी सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए बी डी और सही होना चाहिए। तो ए बी और डी किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ठीक है ना, ए बी डी। देखो ए और बी तो 100% से, ए बी सी, यहाँ तो देखो यहाँ से ये गलत हो जा रहा है, यहाँ से ये गलत हो जा रहा है, ए बी ये तो सी से हमारा ये गलत हो रहा है, ए बी डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन बड़े बड़े हैं सर, क्या किया जाए, इनसे पे क्वेश्चन ही होते हैं बड़े बड़े। हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश माध्यम में हिंदी बोली जाती है। वह यह भाषा नहीं जानती थी, नहीं जानती है, ठीक है। एनसीएफ के अनुसार क्या करना है, मतलब बहुभाषिकता पे जोर देना है, उसी को हमको क्या करना है, ध्यान में रख के क्वेश्चन पढ़ना है। एक बार क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए, जरा अच्छे से समझिए क्या होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना, ये तो नहीं है, एनसीएफ इसका जोर नहीं देता भैया, आपको बहुभाषिकता के साथ ले जाना है। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजन करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना, ये बात सही है। अध्यापक को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ घर में सीखा है उसे भूल जाए, ये नहीं है भैया, बी हमको लग रहा है सही होना चाहिए। आगे आते हैं, डी में देख लेते हैं क्या है, कि हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का अंग्रेजी माध्यम। बात खत्म, हमारा आंसर हो गया क्या, बी, हमारा क्या हो गया, बी। यहाँ पे बहुभाषावाद भी दिया हुआ, तो इसके अनुसार भी हमारा क्या है, बी हो जाना चाहिए था। चलिए 35 के बाद आते हैं अब 36। समर्थन, किसका समर्थन करता है, कि पूरा विद्यालयी शिक्षा के दौरान संस्कृति शास्त्रीय भाषा, निर्देश की बात नहीं यार, निर्देश सब में दिया है, तो निर्देश को विशेष ध्यान आपको देना नहीं है, ठीक है। निर्देश यहाँ भी है, निर्देश यहाँ भी है, निर्देश यहाँ भी है। निर्देश मतलब होता है रास्ता दिखाना, निर्देश मतलब रास्ता दिखाना, परामर्श मतलब रास्ते पे लेके साथ में जाना। पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा, गुड 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 गुड, मातृभाषा यहाँ मिल गया भैया। पूरी विद्यालय निर्देश के माध्यम के तौर पे हिंदी से ये गलत हो गया, अंग्रेजी से ये गलत हो गया। निर्देश भाषा के माध्यम, संस्कृति और शास्त्रीय कहीं ना कहीं केवल का सेंस दे रहा है, क्योंकि एक बात की कर रही है। और मातृभाषा से जब बात आएगी तो सबके स्थानीय भाषा मातृभाषा अलग अलग होती है। जबकि पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट की बात आएगी तो आप समझिए वो कहीं ना कहीं क्या है, केवल का सेंस देगा भाई साहब। चलिए आ जाइए 37 पे। कह रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग, मतलब दोनों में भरना है। तो कंठस्थ के अनुसार कंठस्थ की बात नहीं है, कंठस्थ की बात नहीं है। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये आपके लिए बताइए कैसे होगा। बताइए यहाँ पे क्या सही होना चाहिए। देखो कंठस्थी का प्रयोग
यहाँ भी कंठस्थी है और यहाँ पे भी कंठस्थी है। कंठस्थी का प्रयोग प्रत्यास्मरण मतलब दोबारा याद करने के लिए नहीं, कंठस्थी का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन। हाँ, कोई भी चीज़ हमको याद होती है या याद करके रखते हैं तो उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। और चिंतन करने के लिए कोई ना कोई संकेत या चिन्ह होने चाहिए। तो जो हमको याद हो, ये हमारा क्या है, चिन्ह और संकेत। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है बी सही होना चाहिए। ये देखते हैं, अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, ये तो होगा नहीं। अनुभव जनित अधिगम प्रत्यास्मरण, ये भी नहीं होगा। तो कैसे होगा यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या सही होना चाहिए? एक चीज़ और देखते हैं, कंठस्थ तो मतलब गलत होता है, ठीक है। कंठस्थ का मतलब होता है गलत, याद करना क्या है, गलत है, आप भी जान रहे हैं। तो यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन हमको यहाँ भी दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे भी। तो ये भी है, ये भी है। तो इससे तो ये सही हो रहा था, लेकिन इससे ये गलत हो जा रहा था। इससे तो ये सही हो रहा है। और अनुभव जनित अधिगम, तो के अनुसार अनुभव का प्रयोग करते हुए, अनुभव का प्रयोग करते हुए समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। मतलब अनुभव जनित अधिगम का मतलब होता है उसके पूर्व ज्ञान के अनुसार ये आपको क्या करना है, आगे की शिक्षा देनी है, तभी वो बेहतर कर पाएगा, मतलब उसके बारे में सोच पाएगा। अगर आपको 1/2 का मतलब समझाना है तो पहले हमने आपको बताया थ्योरी में, आपको थ्योरी में बताया कि पहले आपको सेब दिखाना है, फिर रोटी दिखाना है, फिर तवा दिखाना है, फिर चौका दिखाना है, फिर उसको काट के दिखाना है, तब जाके 1/2 आप बताएंगे। इसको सिंबॉलिक रूप में लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी स्थानिक से लेके हम क्या कर रहे हैं, वैश्विक की तरफ जा रहे हैं। आगे चलें, आप बताइए इसमें क्या सही होना चाहिए। ये भी कूट का नहीं है, तो पहले पढ़ लेते हैं, इतना ही। क्वेश्चन को पढ़ के बताइए भैया यहाँ पे क्या होना चाहिए। कह रहा है कि 2005 दृष्टि गणित के लिए बात कर रहा है, शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित, गणित के लिए, रटन की बात हटा दो। रटन की बात, कक्षा 1 कक्षा 2 में केवल मौखिक प्रश्न, केवल मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न तो ऐसे ही नहीं होने चाहिए। 2 तो कट गया, बचा सी और डी भैया। गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला, पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ाना जाना चाहिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगर आपको लग रहा है मैं जल्दी से आंसर को सही कर दे रहा हूँ तो भैया थोड़ा सा आप क्या है कि पुश करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आज है मकर संक्रांति, आप लोग तो मज़ा कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे भैया मकर संक्रांति का। आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाव देता है, कौन सा प्रावधान नहीं सुझाव देता है, ठीक है। किसके लिए भैया? 2020, प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना, अच्छा। रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्याय समझ पर बल देना, ओफो, देखिए सर आपका दिमाग घुमा देने वाला है, ठीक है। सी देखते हैं, सृजनात्मक पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारी को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन, ये देखो विवेचनात्मक नवाचारी, 2 चीज़ें यहाँ पे हमको मिल रही हैं। अब देखते हैं इन दोनों में से क्या होना चाहिए। आगे आते हैं, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम तथा दंड प्रोत्साहित करना, सारे पॉजिटिव लग रहे हैं, बस एक ही हमको ये नेगेटिव लग रहा है। देखा जाए क्वेश्चन में क्या पूछा है, जरा उसको देख लें। ओफो, क्वेश्चन पूछा है भैया नहीं, और नहीं हमको मिल गया है सबसे लास्ट वाले में, नहीं मिल गया सबसे लास्ट वाले में, हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगर इन सब में सबसे बेस्ट की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट हमको लगता है ये नवाचारी वाला होता है, सबसे अधिक सही में सही, सबसे ज़्यादा सही। लेकिन सही तो चारों तीनों सही हैं, लेकिन सबसे अधिक सही में सही क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये आज का भैया लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, आप बताइए क्या सही होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस कौन सा होना है, उद्देश्य क्या होना चाहिए, लिंग संबंधित विषयों की होशियार, मतलब ये लिंग संबंधित की बात कहाँ से आ गई, अच्छा, लिंग संबंधित विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दे पर समल, अच्छा हाँ, हाशियाकरण मतलब जो वंचित वाले हैं उस पर, और लिंग संबंधित जो लिंग पूर्वाग्रह है उस पर विशेष ध्यान देना है, लिंग संबंधित और जो क्या है दिव्यांगना, इन सब पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है, बात सही है।
कंठस्थ हटा दो। ईवीएस वर्णन का महत्व पर वर्णन के महत्व पर प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने के क्यों सीखना है, इस पे महत्व की बात कर रहा है। डी क्या कह रहा है, वातावरण संबंधित प्रमुख पहचान करना और बस वातावरण कहीं ना कहीं एक सेंस, केवल सेंस दे रहा है। हमने क्या बताया, जहाँ केवल सेंस देगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एक ही सही होना चाहिए, वो क्या है, बी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सब पे क्या करना है, ध्यान देना है। बच्चे सीख रहे हैं तो क्यों नहीं सीख रहे हैं, तो कैसे सीख रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं, और नहीं सीख पा रहे तो क्यों नहीं सीख पा रहे, क्यों नहीं सीख पा रहे, रीज़न क्या है, इस सबको क्या करना, ध्यान देना। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा अपसारी मतलब जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उस पर रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमारे होंगे पेडागोजी से संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और खिचड़ी मस्ती से मनाते रहिए।